बाजार से लौटते ही सब्जी का थैला पटककर सुधा बेटी प्रज्ञा के कमरे की ओर बढ़ गई थी। गुस्से से उसका रोम रोम सुलग रहा था। प्रज्ञा फोन पर अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। खुशी उसकी आवाज से टपक रही थी। मेरे विशेष योग्यता में 4 नंबर कम रह गए हैं, इसका मुझे अफसोस नहीं है। मुझे खुशी है राजश्री सभी विषयों में अच्छे अंकों से पास हो गई है। पता है, राजश्री के रिजल्ट की उससे ज्यादा बधाइयां तो मुझे मिल रही थीं। माँ को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा देख प्रज्ञा ने सकपकाकर फोन बंद कर दिया था। हाँ, तो इसमें गलत क्या है ममा? देखिए न, इस प्रयोग से सारी लड़कियां अच्छे अंकों से पास हो गई हैं। तेरा रिजल्ट तो गिर गया न। 4 नंबर कम ज्यादा होना रिजल्ट उठना या गिरना नहीं होता ममा। और वैसे भी इसका राजश्री की मदद से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब मेरी देखरेख में कमी रह गई? क्या ममा, आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? आप जैसी केयरिंग मॉम तो कोई हो ही नहीं सकती। बस बस रहने दे। एक तो मना करने के बावजूद तू अपनी दरियादिली दिखाने से बाज नहीं आती, दूसरे मुझसे बातें भी छिपाने लगी है। हमेशा की तरह सुधा का गुस्सा पिघलकर बेबसी में तब्दील होने लगा था और प्रज्ञा हमेशा की तरह अब भी संयम बनाए हुए थी। उसने सोचा, जिस बात को बताने से सामने वाले को दुख हो रहा हो, उसे न बताना ही अच्छा है। मिला, वरना उनकी बिगड़ी हालत देखकर एक बार की तो मैं उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। उन दिनों मुझे न कपड़ों का होश था, न खाने का, न सोने का, बस एक ही बात 24 घंटे सिर पर सवार रहती थी, किसी तरह माँ जी जाए। भावुक मेघना का गला भर आया तो प्रज्ञा ने उसके हाथ थाम लिए थे। तुम्हारी इसी मातृभक्ति ने तो मुझे इस सगाई के लिए प्रेरित किया है। तुम्हें माँ के लिए रोते, कलपते, भागते, दौड़ते देख मुझे एहसास हुआ कि सहज सुलभ उपलब्ध वस्तु की हम अहमियत ही नहीं समझते। उसे खो देने का एहसास ही क्यों हमें उसकी अहमियत का एहसास कराता है। हम समय रहते उसकी परवाह क्यों नहीं करते। बस मैंने तय कर लिया कि मैं माँ की खुशी के लिए सब कुछ करूंगी। हाँ मेघना, मैं यह शादी ममा की खुशी के लिए कर रही हूँ, यह जानते हुए भी कि मैं समीर के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। उससे 2 मुलाकातों में ही मुझे समझ आ गया है कि पैसे के पीछे भागने वाले इस इंसान की नज़र में मैं जिंदगी भर एक उपभोग की वस्तु मात्र बनकर रह जाऊंगी। जबकि प्रतीक पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन है। वह सेल्फ मेड इंसान मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ जरूर कर देगा। मुझे अब जिंदगी भर यह संतोष रहेगा कि मैं माँ की खुशी का सबब बनी। उस माँ की जो आज तक मेरे ही लिए सोचती रही। और मैं कितनी नादान थी, सारी दुनिया की परवाह करती रही और अपनी परवाह करने वाली की ओर लापरवाह बनी रही। सुधा में इससे आगे सुनने का साहस नहीं रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से जाकर बिस्तर पर लेट गई। अरे ममा, आप कब आईं, बताया ही नहीं। प्रज्ञा ने माँ को कमरे में लेटा देखा तो पूछा। बस अभी आई ही हूँ। अब तुम लोग बाजार हो आओ। सुधा ने किसी तरह खुद को संभालते हुए उठने का प्रयास किया। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। प्रज्ञा घबराई सी माँ का माथा, नब्ज आदि टटोलने लगी। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं, जरा सी थकान है, अभी ठीक हो जाऊंगी, तुम लोग जाओ। मैं इसीलिए आपसे कहती थी काम का ज्यादा तनाव मत लो। प्रज्ञा माँ के पांव सहलाने लगी। प्रज्ञा तू अब जा, देख मेघना भी आ गई है। कोई बात नहीं आंटी, मैं तो फिर आ जाऊंगी। मेघना जाने लगी तो सुधा ने उसे छोड़कर आने का इशारा किया। दोनों के निकल जाने के बाद सुधा गहरी सोच में डूब गई थी। एक पल को भी इससे मेरा दर्द सहन नहीं हो रहा और मैं इसे जिंदगी भर का दर्द देने वाली थी। प्रज्ञा को जानते समझते हुए भी मैंने कैसे सोच लिया कि पैसा इस लड़की को खुश रख पाएगा। यदि प्रज्ञा समीर के साथ नाखुश रहेगी तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी।
प्रज्ञा की शादी अब वहीं होगी जहां वह सुखी रहे। एक दृढ़ निश्चय के साथ उठकर सुधापति की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। उसे लगा तस्वीर अचानक मुस्कराने लगी है, मानो कह रही है, आखिर बेटी ने तुम्हारे सुख का पैमाना बदल ही दिया। कि यह कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए।